पर्दा जो है इसको हम किसी एक खास रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। जो हमारे सो कॉल्ड इल्हामी किताबें हैं और जो उनको मानते हैं और इसकी बेसिस पे जजमेंट्स बनाने लग जाते हैं, ये क्रिमिनल है कि आपका फेस छुपा हो और हम आपकी आईडी जो है वो छुपाएं। इतनी ढेर सारे मसाइल के वो चेहरा आपने छुपाना है, इससे छुपाना है, उससे नहीं छुपाना है। तो हर चीज की सजा चेहरा छुपाना, हर चीज में बेइज्जती का एलिमेंट चेहरे को छुपाने से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसलिए कि आप मर्द नहीं है तो आप अपने चेहरे को छुपाएंगी। नमस्कार, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, वसीम अल्ताफ साहब और दिलावे साहिबा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। अक्सर हम हिजाब और बुर्के पे किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में डिबेट, बहस और इस मुद्दे को हम खबरों में देखते हैं। रिसेंटली हमने देखा स्विट्जरलैंड में जो 2021 में रेफरेंडम हुआ था, अब उस पर कानून बन गया है और बुर्का बैन किया है और जनवरी 2025 से वो लागू भी हो जाएगा। ऐसे ही हमने इससे पहले तजाकिस्तान में भी देखा और लगभग अगर सारी कंट्रीज को मिलाकर अगर हम देखें तो 18 कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजाब और बुर्के को बैन किया हुआ है पब्लिक प्लेसेस में, जिसमें बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। अगर हम इस पे, भारत में भी इस पे बहस होती है, ईरान का भी मसला भी रिसेंटली चर्चा में रहा, तो हिजाब बुर्का अक्सर किसी ना किसी देश को लेकर चर्चा में रहता है। कहीं पे इसको इम्प्लीमेंट करने की मांग होती है और कहीं पे इसको बैन करने की खबर आती है। वसीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर जब इस्लाम में हिजाब और बुर्के की बात की जाती है तो अलग-अलग इस पे ओपिनियंस और अलग-अलग इसके कॉन्टेक्स्ट सामने आते हैं। कोई कहता है कि नहीं है। आखिर ये कहाँ से आया बुर्का, हिजाब? कोई कहता है इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई, कोई कहता है अरेबियन अटायर है। आखिर क्या है ये, कैसे एक इस्लामिक सोसाइटी का हिस्सा बन गया? देखिए, ये इस्लाम से पहले की एक प्रैक्टिस है और मुख्तलिफ कल्चर्स में ये प्रैक्टिस रही है। यानी इस्लाम से पहले जूज में ड्रूज जो थे, ड्रूज ये भी एक फिरका है, एक डिनोमिनेशन है ड्रूज, उनमें ये था, क्रिश्चियंस में था ये। तो बाद में आप ये देखें कि ये बाद में इस्लाम में आया है, इस्लाम से पहले ये मौजूद था और जो लोकल कल्चर्स थे ये उनका हिस्सा था। यानी इवन जो बेबीलोनियंस थे उनके दौर में भी पर्दा मुस्तमिल था, औरतें पर्दा करती थी। और ज़्यादातर जो ये था ये अपर क्लासेस में था कि अपर क्लासेस की जो ख़वातीन थीं वो पर्दा करती थीं और वो अपने आप को आम लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करती थी। बाद में जब इस्लाम आया है तो फिर इस्लाम ने वहीं से वो जो मिडिल ईस्ट के जो कल्चर्स में, सब कल्चर्स में ये एक प्रैक्टिस थी, वहाँ से इसने उस प्रैक्टिस को लिया और ये वहाँ से फिर इस्लाम में भी आ गया। अच्छा, अब ये जब मुस्लिम रूल इंडिया में आया, अच्छा हिंदूज में ये पर्दा होता था, यानी मुगलों के आने से पहले ये बाकायदा हिंदू औरतें अपर क्लास की पर्दा करती थीं। और जब मुगल आए हैं तो फिर ये चूंकि अपर क्लास हिंदूज में ये पर्दा किया जाता था, तो फिर क्या हुआ कि उनकी देखा देखी जो लोग, जाहिर है कि जो अपर क्लासेस होती हैं उन्हीं को आम लोग एम्यूलेट करते हैं कि अपर क्लासेस की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, आम लोग जो होते हैं, वो पावरफुल क्लास होती है, तो हर बंदा जो है वो पावरफुल बनने के लिए फिर उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है। तो मुसलमानों में भी फिर ये चीज आ गई और उन्होंने भी पर्दा करना शुरू कर दिया। तो पर्दा जो है इसको हम किसी एक खास रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ये प्राइमरीली लोकल प्रैक्टिसेस थी और लोकल प्रैक्टिसेस अपर क्लासेस में थी और अपर क्लासेस से फिर ये मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस में आई। तो और भी बहुत से फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे इसमें, कि ख़वातीन जो थीं वो एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपर क्लासेस अपने आप को ये चाहते थे कि एक्सपोज ना हो हर एक के सामने, तो वो
उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया। तो एज सच ये किसी रिलीजन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ कल्चर्स में जो लोकल प्रैक्टिसेस होती थी वहाँ से ये चीज़ आई है। जी अंबर। जी दिलावरी साहिबा, जैसे कि वसीम साहब ने बताया कि बुर्के का जो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट या किस तरह से ये एक कल्चरल प्रैक्टिस एक कंपल्शन बन गई, खास तौर से खवातीन के ऊपर। हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर पर्दा प्रैक्टिस इनफैक्ट काफी हद तक क्रिश्चियनिटी में भी है। बहुत सारी नन्स इस तरह का सिमिलर अटायर पहनती हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में पर्दे को लेकर, बुर्के को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है। और हम अक्सर जब हिजाब और बुर्के की बात करते हैं, तो ये भी हमारे सामने एक बहस आती है कि जो ख़वातीन बुर्का हिजाब करती हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी नहीं मिल पाती हैं। तो ये जो एक कल्चरल प्रैक्टिस थी, वो मज़हब के नाम पर इतनी नेसेसरी कैसे बना दी गई? प्लस इसकी वजह से आप किस-किस तरह के सोसाइटी में चैलेंजेस फेस करती हैं महिलाएँ? इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपका, किस तरह का ऑब्जर्वेशन आप देख कर रही हैं? जहाँ उनकी तस्वीर उतरनी होती है। थैंक यू वेरी मच अंबर। अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग और इस मौजू पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये बात कि ये रिलीजियस नहीं है, ये वो रिलीजियस चीज़ें हैं जो एक ख़ास कल्चर में थीं, और फिर जो हमारे सो कॉल्ड इल्हामी किताबें हैं और जो उनको मानते हैं वो उसमें से पढ़कर उसमें से सारी इसकी वजूहात निकाल लेते हैं और इसकी बेसिस पे जजमेंट्स बनाने लग जाते हैं। बात ये है कि जहाँ पे आपकी शनाख्त की ज़रूरत पड़ती है ना, जब आपकी तस्वीर उतरने लगती है, जब आपका वीज़ा के लिए इंटरव्यू होने लगता है, जब किसी भी जगह आपकी शनाख्त की, तो वही पर्दा फिर आपका उतरवा दिया जाता है और वो एक नामहरम ही उतरवाता है। और अगर आप उसको उतारने से इनकार करते हैं तो आप मानेंगी नहीं, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हाई कमीशन में काफ़ी अर्सा काम करते रहे, कि वो आपको ये बताते हैं कि ये क्रिमिनल है कि आपका फेस छुपा हो और हम आपकी आईडी जो है वो छुपाएं। मतलब दे कॉल इट क्रिमिनल कि आप अपना फेस जो है उसको छुपा के रखना चाहती हैं, तो आपने उसको एक्सपोज करना ही है। तो वो चेहरा जो हमारी शनाख्त है, वो उसको हम छुपाएंगे भी तो कहाँ तक छुपाएंगे? हमें अपने आप को दिखाना है, अपनी पहचान करवानी है, तो हमें अपना चेहरा चाहिए। तो दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता, और दूसरा ये बात भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि वो छुपाना है तो छुपाना किससे है? इतनी ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी ढेर सारे मसाइल कि वो चेहरा आपने छुपाना है, इससे छुपाना है, उससे नहीं छुपाना है, ठीक है? उसकी कॉम्प्लिकेशन में फिर आप पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर आपकी कई तरह की राय होगी, ठीक है? उस राय के हिसाब से अब आप चेहरा छुपाने लगते हैं, तो चेहरा किससे छुपा रहे हैं आप? और क्यों छुपा रहे हैं आप? आप चेहरा या जिस्म या वो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मेरी पूरी शनाख्त है, उसको छुपाना क्यों है? जब एक आदमी चोरी करने जाता है, वो अपने चेहरे पे नकाब डाल लेता है। एक आदमी को वो कोई गुनाह करता है, वो कोई जुर्म करता है, आप उसको स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, आप उसके चेहरे को ब्लर कर देते हैं। आप उसको कवर करके जो है लेके जाते हैं कि वो एक चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा। कहते हैं कि वो इस आदमी ने ये बुराई की है, इसका चेहरा स्याह कर दिया जाए, किसी कोई पहचान नहीं सके। तो हर चीज़ की सज़ा चेहरा छुपाना, हर चीज़ में बेइज्जती का एलिमेंट चेहरे के छुपाने से जुड़ा हुआ है। पहचान को छुपाने के साथ आपकी कोई बहुत बड़ी खता, बहुत बड़ी कमी जुड़ी हुई है अगर, तो आपको क्यों चेहरा छुपाना है सब लोगों से, जबकि आप दूसरे इंसानों जैसे एक इंसान हैं। सिर्फ इसलिए कि आप मर्द नहीं हैं तो आप अपने चेहरे को छुपाएंगी? क्या ऐब है, क्या बुराई है, क्या शर्मिंदगी है, क्या जुर्म है जो आप चेहरा छुपा रहे हैं? और ये बिल्कुल बात सच है जो आप बता रही हैं कि फिर वहीं पे जब हमें अपना करियर बनाना है, हमें प्रोफेशनली जो है एक्सेल करना है, अपने आप को आगे लेकर चलना है, तो वही पर्दा हमारे लिए, वही अटायर जो है हमारे लिए, जिसमें हमने अपने आप को पूरा ढांपा हुआ है, वो हमें पीछे भी रखता है। अब मुझे तो ये पता है कि जब आप बाजार में होते हैं, और बाजार में पाकिस्तान में चूंकि हर तरह की करप्शन है और बहुत चोरियां हो रही होती हैं, आपको बड़ी फनी बात बताने लगी हूँ, बहुत दुकानों से चोरियां हो रही होती हैं, डिस्प्ले पे लगी हुई ज्वेलरी चोरी हो रही होती है, डिस्प्ले पे लगे हुए मसाले भी चोरी हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ये सारी बुरके वाली औरतों को एक साइड पे कर दें, इनकी एक औरत आके तलाशी लेगी। उस बुरके में चोरियां हो रही होती हैं, फिर वो खवातीन पकड़ी जाती हैं, फिर वो उनको दिखाते हुए बताते हैं कि ये बुरके में सब कुछ डाल के लेके जा रही थी।
اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ چہرہ چھپایا ہی تب جاتا ہے جب آپ نے کسی بے عزتی سے بچنا ہوتا ہے. تو کیا کوئی دین کسی عورت کو اتنا حقیر جانتا ہے کہ اس کی شناخت ہی اس کی بے عزتی ہے؟ جی بالکل. یہ میں وسیم صاحب سے سمجھوں گی جو دلاوے صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے. اکثر جب بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے برقع حجاب اور پردے کو لے کر، کیونکہ اکثر کسی نہ کسی کیونکہ اس پہ پولیٹیسائزیشن اس کا بہت ہوتا ہے، حجاب اور برقعے پہ اکثر بحث ہوتی ہے. کہاں پہ جو ہمارے ریلیجس ٹیکسٹ ہیں کہاں پہ اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ عورتوں کو حجاب اور برقع پہننا چاہیے، وہ بے حجاب ہو جائیں گی تو وہ دوزخ میں جلائی جائیں گی، مرد کو جواب دینا پڑے گا، ان کے باپ بھائی اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ عورتیں ایسی ہیں ویسی ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کن کن القابوں سے نوازا جاتا ہے. میں جاننا چاہوں گی کہاں پہ لکھا ہے کہ برقع عورتوں کو پہننا بہت ضروری، نہیں تو دوزخ میں جائیں گی اور پکوڑے بن جائیں گے ان کے. دیکھیے جی، اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں عورتیں برقع پہنتی ہیں، اور برقعے کی بھی پھر بہت سی مختلف قسمیں ہیں، ان کا کوئی ایکسپلیسٹ ذکر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، حج ایک بڑا ایک مقدس فریضہ ہے جو پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں اور حج کرتی ہیں. وہ تو حج کے دوران تو وہ برقع نہیں پہنتی. حج کے دوران تو وہ ایک چادر لپیٹ لیتی ہیں، مرد بھی لپیٹ لیتے ہیں، اور اسی میں وہ ایک مخلوط ایک عمل ہے جو کہ دونوں طرف یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے مل کے پرفارم کرتے ہیں. وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ پرائمریلی یہ کلچرل نوانسز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو قبائلی علاقہ ہے اس میں بہت سی جگہوں پہ عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی، وہ گھروں کے اندر رہتی ہیں، ان کے گھروں سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے. پھر کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور شٹل کاک برقع پہنتی ہیں. اب شٹل کاک برقع جو ہے اس کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے. پھر کچھ عورتیں کالا برقع پہنتی ہیں. پھر کچھ عورتیں وہ کالا برقع بھی جو ہے نا وہ بھی کچھ کھلے ہوتے ہیں اور کچھ ٹائٹ ہوتے ہیں. اچھا، پھر کچھ عورتیں جو ہیں وہ برقع نہیں پہنتی، وہ ایک چادر لے لیتی ہیں. اب پشاور جو ہے، پشاور میں آپ دیکھیں، پشاور پرائمریلی کوئی اتنی ماڈرن سوسائٹی نہیں ہے وہاں کی. کے پی میں جو ہے کنزرویٹو سوسائٹی ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح سے برقع نہیں ملے گا. وہ چادر، سفید چادر لیں گی وہ. پھر کچھ جگہوں پہ چادر نہیں ہوگی، دوپٹہ ہوگا. پھر کچھ جگہوں پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ویسے وہ انہوں نے دوپٹے کے بغیر ہوں گی. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ایک دوسرے کو بے پردہ سمجھتی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کے آپس میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ کیا کس طرح کا پردہ ہونا چاہیے. پھر کچھ عورتیں پردہ اس طرح سے برقع نہیں پہنتی اور چادر نہیں لیتی، وہ حجاب کر لیتی ہیں. پھر کچھ حجاب ایسے کرتی ہیں کہ ایک نیچے ٹائٹس ہیں اور اوپر ٹاپس ہیں اور اوپر حجاب ہے جی، اور فل میک اپ ہے ساتھ. وہ کہتی ہیں یہ ٹھیک ہے. پھر کچھ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ صرف چہرہ جو ہے وہ چھپا لیتی ہیں، باقی ہر چیز جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے. پھر کچھ کا چہرہ جو ہے وہ ایک حجاب ٹائپ چیز میں ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ویسے ہی ہر چیز نظر آ رہی ہوتی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اس میں نا کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ ہر کسی نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ بے شرم ہے، وہ کہے گی وہ بے شرم ہے، وہ کہے گی وہ بے شرم ہے. تو یہ اس میں کوئی آپ ایک رول یا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کر سکتے کہ کیا ہے پردہ اور کیا ہے حجاب. پھر آپ دیکھیے کہ اکراس دا کلچرز کہ پاکستان میں اسکرٹ پہننا جو ہے نا وہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، عورتوں کا ٹانگیں نظر آئیں، ٹھیک ہے. لیکن جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، مسلم اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ وہ پہنتی ہیں اسکرٹ، ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سیریا میں اور لیبنن میں وہاں پہ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں.
اچھا ہمارے ہاں جو ہے وہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا پیٹ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں وہ بھی مسلمان عورتیں ہیں، وہاں پہ وہ آپ کو ساڑی پہنتی ہیں تو پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کا، تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتی. تو مطلب یہ کہ جو کلچرل فیکٹرز ہیں نا وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی ایک سیٹ سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں حجاب کی، پردے کی، اور مختلف کلچرز اس کو اپنے خاص انداز میں فالو کرتے ہیں. جی تو اس پہ کوئی آپ ایک سیٹ رول نہیں بنا سکتے. جی امبر. سیٹ رول یا پھر کوئی اگر ہم کہیں کہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں کوئی ایسا کوئی خاص آیت یا کوئی ایسا اسپیسیفک نہیں اس کا کوئی مینشن نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں لیکن مطلب میں ڈریس اس میں کوڈ یہ کہیں پہ ایڈ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، ڈریس جی کوڈ کہیں پہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے. جی 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 میں اس میں میں یہ آپ سے ایڈ یہ کروں گی کہ جس وقت سوری امبر کہ جس وقت یہ حجاب لیا جاتا تھا، وہ جوئزم کی آپ بات کر لیں، اسلام کی کر لیں یا کسی دین کی کر لیں، جس میں حجاب جن وقتوں میں تھا ان وقتوں میں عورتیں بکتی بھی تھیں، ان وقتوں میں جی غلام بکتے تھے، ان وقتوں میں بہت اس طرح کے بازار بھی لگتے تھے. اس پردے نے کچھ ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک اس پردے کی وجہ سے جو ہے کوئی خرابی یا برائی ختم ہو گئی تھی، اور آج تک ایسا ہی ہے کہ اس پردے کی وجہ سے کوئی برائی یا کوئی خرابی ختم نہیں ہوئی ہے. اس پردے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر وہ کلچرل چیز تھی تو مجھے ایک کلچرل چیز کی مثال دوں گی میں یہاں پہ کہ جو مسیحیوں کی الہامی کتاب ہے اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ میں سے دین کا پرچار کرنے والے پاسبان ہیں یا جو پریسٹ ہے، جب اس کی کانگریگیشن ہے وہ اس کے پاؤں دھلوائے. آج کوئی پریسٹ اپنی کانگریگیشن کے پاؤں یہ کہہ کے نہیں دھلواتا کہ یہ تب کی کلچرل چیز تھی، کیونکہ کچے راستے تھے اور پاؤں گندے ہو جاتے تھے، تو تب مہمان کو بھی آنے پر اس کی خاطر میں یہ شامل ہوتا تھا کہ ایک اچھے سے تسلے میں پانی لے کے اور صاف کپڑا لے کے اس کے پاؤں دھلوائے جاتے تھے، اور وہ دروازے کی چوکھٹ پہ دھلوا دیے جاتے تھے، اور وہی مہمانداری کہلاتی تھی. اب یہ اس وقت کی چیز تھی، آج یہ نہیں چل رہی ہے. جس وقت میں عورتوں کو، بچیوں کو، فیمیل بچے کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، پردہ اس وقت بھی تھا، حجاب اس وقت بھی تھا، کتاب کے آنے کے بعد بھی یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہیں. تو اگر وہ ایک کلچرل ہی چیز تھی تو اس کو آج اس طرح سے لاگو کرنا جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. مطلب جو ایبسلیوٹلی دین ہے، دین کا کام اصلاح کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے نا. دین کو جی ہم کہتے ہی ایک اصلاح کا انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ بہتری لاتا ہے، لائف کی ویلیوز دیتا ہے. کوئی یہ کون سی ویلیو دے رہی ہے؟ جی جبکہ میں نے دیکھو میں آپ سوال سے میرے پاس سوری آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم جب بھی برقعے اور حجاب کو لے کر بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ وسیم صاحب نے بھی بتایا کہ ڈفرینٹ کلچرل اگر ہم سوسائٹیز میں جائیں تو ان کا پردہ کرنے کا طریقہ، ان کے جو پردہ کرنے کا جو ایک گارمنٹ یا اٹائر ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو ہم جب بھی اس پردے کو لے کر بحث کرتے ہیں، خاص طور سے انڈیا میں جب حجاب بین کو لے کے یا حجاب کو لے کے یہ موومنٹس چلتے ہیں، تو جو لوگ حجاب کی پیروکاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں برہنہ گھومیں، ننگی گھومیں؟ مطلب یا تو آپ برقع پہنے، یا جو ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو برہنہ پھرنے والی عورتیں ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اور جب ہم سوسائٹل اگر ہم ڈسکشن یا پریشر کی بات کریں، اور جب برقع اور حجاب پریکٹس کی بات آتی ہے، تو فیمنسٹ اگر لینس سے بات کی جائے تو کون سے وہ مسکنسیپشن یا کون سی وہ وجوہات آپ کو لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے اور تو خود کو باعث دکھانے کے لیے مجبوراً ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ کتنی ساری لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں گھر سے برقع پہن کے آتی ہیں، باہر جینس اسکرٹ ساری چیزیں پہنتی ہیں، آٹو میں، رکشا میں. دلی میں بہت ہوتا ہے، مال کے ریسٹورینٹ میں کے واش روم میں، ٹوائلٹس میں جاتی ہیں اور وہ اپنی مرضی کے لباس پہنتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک پریشر تو آتا ہی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کروانے کے لیے. میں جس جمنیزیم میں جاتی ہوں اس میں جتنی زیادہ کور ہو کے آتی ہیں خواتین، میں تو اپنے ایکسرسائز کے کپڑے ہی پہن کے، ٹریک سوٹ ہی پہن کے جاتی ہوں، لیکن جو پورا برقع پہن کے آتی ہیں ان کے ٹریک سوٹ سب سے بریف ہیں. تو مطلب یہ ایک چیز کروائی ہی پریشر سے جا رہی ہے، اور وہ عورت سے اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ وہ صرف پردہ نہیں ہے. عورت سے تو آپ بہت کچھ پریشر سے کروا رہے ہیں، بہت کچھ پریشر سے.
ये लगता है कि ये पर्दा भी उन्हीं चीज़ों में से है। आपने मतलब औरत अगर तलाक याफ्ता है तो बड़ी शर्म की बात है, मर्द ने तलाक दे दी है तो कोई शर्म की बात नहीं है, औरत अपनी चॉइस से शादी कर रही है तो वो बागी हो गई है, मर्द अपनी चॉइस से शादी कर रहा है तो जने वाला काम किया, उसने जना है, भाई शेर है हमारा बच्चा, वो लड़की उठा लाया है। मैं अगले दिन गाँव गई हुई थी किसी नथिया गली में, वो आदमी कहता है मैं कौन से बेटों का बाप हूँ, मुझे कभी कोई शिकायत, कोई वहां पे पंजाबी में कहते हैं कभी कोई लामा नहीं आया। तो इस तरह की बेशुमार चीजें औरतों पे इसलिए भी लागू की जाती हैं कि वो महकूम रहें, और औरत की महकूमी बहुत पुरानी कहानी है। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो होता है जो ईरान में हुआ है या कहीं और आने वाले दिनों में होगा। हमारी औरत मार्च के स्लोगन्स बाज आपको कुछ ज्यादा बोल्ड लगते हैं। वो बात इस यही है कि वो आपको बोल्ड इसीलिए लगते हैं और वो आपको गलत इसीलिए लगते हैं कि जब आप बोलने नहीं देंगे तो कोई चीखेगा ना, तो वो फिर आप फिर नॉर्म्स की बात नहीं कर सकते ना, फिर वो नॉर्म से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आपने उनको एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिए तो वो एबनॉर्मल हो गए। तो बात ये है कि ये औरत पर लागू किया जाना या औरत को इस पर्दे का कहना जो है वो सिर्फ पर्दे की बात नहीं है, वो एक पूरा कल्चर है जिसमें हमें औरत जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी भी चाहिए है, वो आवाज भी ऊंची ना करे, वो हम पे हुकूमत भी ना करे। तो ये उसी का हिस्सा है मेरे ख्याल से। तो जी। वसीम साहब, आपने बताया कि जो मैंने आपसे पिछले सवाल पूछे उसमें आपने ये बताया कि कहाँ से जो एक इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, प्लस अगर हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करें तो उसमें भी कोई इसका स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि ये वाला अटायर इस तरह का लिबास होना चाहिए तब आप मॉडेस्ट लगेंगी। तो आखिर कहाँ से और किस तरह से इस्लामिक सोसाइटी का हिस्सा बन गया, जबकि प्री इस्लामिक सोसाइटीज में भी इसका हमें देखने के लिए मिला प्रैक्टिस में, और पूरे ही ऑल अक्रॉस द ग्लोब जहाँ भी मुसलमान हैं वो पर्दे को इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा मानने लगे। हालांकि भारत में जो अब तक इस पे कोर्ट्स में हियरिंग हुई है, डिस्कशन बहस हुई है, उसमें अब तक ये साबित नहीं हो पाया, इनफैक्ट कहीं और भी जहाँ पर भी हिजाब और बुर्के बैन हुए हैं, कि ये एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं है। तो फिर ये इतना इंटीग्रल पार्ट कैसे बन गया? देखिए, बात ये है कि रिलीजन जो होता है ना वो प्राइमरीली कंजर्वेटिव होता है। रिलीजन जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता। तो अब बुर्का जो है वो एक कंजर्वेटिव प्रैक्टिस रही है और बहुत से फैक्टर्स थे इसमें कि अपनी जो ख़वातीन हैं उनको दूसरों की नज़रों से बचाना, ये फैक्टर रहा है उसमें। यानी आपको मैं बताऊं कि जो गुलाम औरतें होती थी ना, उनके लिए ये ज़रूरी था, यानी लौंडियों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने ऊपर का हिस्सा जो है जिस्म का उसको वो नंगा रखें। ये एक प्रैक्टिस रही है। और उसके बरक्स जो है वो जो अपनी औरतें हैं, यानी मेरी औरत है, ये मेरी मलकियत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेरा ही हक है कि मेरी इस तक एक्सेस हो, किसी दूसरे की नज़रों की भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फिर पर्दा जो था वो उसको प्रमोट किया गया और औरतों को एक ख़ास एक, यानी आप समझ लें कि बहुत से मज़ाहिब में औरत जो है वो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल ही है। उसकी जो हैसियत है वो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल की है और उसने आप, ऑब्जेक्ट। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, आपकी खिदमत करनी है, आपकी नस्ल की अफजाइश में एक रोल प्ले करना है, आपको खाना बना के देना है, आपकी खिदमत करनी है, आपके पाँव दबाने हैं। तो उसका जो रोल है वो यही है। तो अब अगर आप उसको आज़ादी देंगे, उसको आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने देंगे, तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो आपके हाथ से निकल जाए। तो ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएं, उसको मॉनिटर किया जाए, उस पे चेक्स हों। तो इसलिए ये एक सिंबॉलिक एक चीज़ है कि ये इस ख़ास एक कैद के अंदर, इस पिंजरे, इस टेंट के अंदर रहे। टेंट वैसे से सब बाहर। आपकी बात बीच में कट रही है। मुझे जावेद गाविदी साहब का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पर्दे को लेकर उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने बताया कि ये एसेंशियल टू इस्लाम है नहीं। जो बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर उनसे किसी ने सवाल किया था, जो अपना प्रोग्राम करते हैं वो।
تو جاوید غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور جس کسی اسکالر سے پوچھو کہ نہیں بھائی بہت ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو آپ تو مجھ سے تو اکثر جب بھی بحث ہوتی ہے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ آپ تو سیدہ ہیں، آپ کیسے بنا دوپٹے حجاب کے آتی ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ سر ڈھک کے آئیں، اور بنا حجاب یہ بہت بری بات ہے. تو یہ جو ڈفرنس آف اوپینین دکھتا ہے یہ کیسے آیا؟ نہیں، وہ ڈفرنس آف اوپینین آیا نا جاوید غامدی صاحب نے جو بات کی نا، تو جاوید غامدی صاحب ایسی باتوں کرنے کی وجہ سے ہی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اچھا، آپ کے حساب سے انہوں نے غلط بات کی ہے، صحیح بات کی؟ نہیں غلط بات، غلط صحیح نہیں. دیکھیں نا، جتنے ریلیجس اسکالرز ہوں گے اتنی انٹرپریٹیشنز ہوں گی، اتنے اپنے اپنے خیالات ہوں گے. دیکھیں نا، کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ جاوید غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہے، یا جو مثال کے طور پہ مولوی فتح الدین ملتانی نے کہی ہے وہ درست ہے. یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. تو اب یہ جو ہے نا بات، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ، اگر آپ 10 مولوی رائٹ سائڈ کے لے آئیں گے تو لیفٹ سائڈ کے میں 20 لے آؤں گا. وہ تو بے شمار انٹرپریٹیشنز. میں جو بات کر رہا تھا نا وہ یہ تھی کہ عورت جو ہے نا، عورت کا جو ایک خاص مقصد ہے، تمام ریلیجنز جو ہیں وہ عورت کو ایک نچلا درجہ دیتے ہیں مرد کے مقابلے میں، اور عورت کا جو پرائمری فنکشن ہے وہ مرد کی دیکھ بھال، اس کی خدمت کرنا ہے. تو اب پردے سے وہ باہر نکلے گی تو وہ بھٹک سکتی ہے، وہ گستاخ ہو سکتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے، تو اس کو برائڈل کرنے کے لیے پھر یہ پردہ جو ہے یہ اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان، اور خاص طور پہ عورتیں جو ہے نا، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کو دیکھا جائے. ان کی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ اگر اچھا اپریسیشن اور خوبصورت لگے. خوبصورت لگے، اچھا لگے. یہ جو پوری میک اپ کی انڈسٹری ہے اسی کے اوپر چل رہی ہے. بیسک ہیومن رائٹ ہے، آپ خود کو ایکسپریس کریں ہاں، اینی وے، میک اپ کی اچھا انڈسٹری لگے. ساری اسی کے اوپر چل رہی ہے ساری. اور خواتین خاص طور پہ، مطلب اب دیکھیں نا، آپ کہیں جی اپنی، اب عورتیں بھی اکثر جی مرضی سے پردہ کرتی ہیں. یار جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حکم ہے، حکم کے نتیجے میں آپ پردہ کر رہی ہیں، تو پھر مرضی کہاں سے آ گئی؟ مرضی تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی حکم نہ ہو، آپ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں. لیکن جب ایک آپ کہہ رہے ہیں جی حکم ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر مرضی کہاں سے آ گئی؟ تو مرضی سے کوئی پردہ نہیں کرتا. یہ ان کو اس طریقے سے ان کو انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے، ان پہ پریشرز بلڈ کیے جاتے ہیں، اور ان سے یہ کام جو ہے زبردستی کروایا جاتا ہے. تو عورتیں پردہ نہیں کرنا چاہتی. عورتیں تو چاہتی ہیں کہ بھئی ہم اتنی گڈ لکنگ ہیں اور ہمیں لوگ دیکھیں، ہمیں اپریشیٹ کریں، ہمارے حسن کو دیکھ کے محظوظ ہوں اور کہیں کہ یار یہ کتنی خوبصورت ہے یہ عورت. تو یہ اس طرح سے ہے. جی امبر. جی دلوی صاحبہ، دو چیزیں برقعے کو لے کر، حجاب یا پردے کو لے کر آتی ہیں. ایک جو اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ایک وہ جو کہتی ہیں کہ یہ حکم ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریکٹس کرتی آ رہی ہیں. اور ایک دوسری جو کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے ہماری زندگی رک رہی ہے، ہمیں اپارچونیٹیز کم مل پاتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، ہماری پہچان اجاگر ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کامن گراؤنڈز ہونے چاہیے جو بنا حجاب برقعے ارسپیکٹو آف یہ چادر یا کپڑے کا ٹکڑا، عورتوں کا جو کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے اس سے دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کے تھاٹس جڑی ہوئی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن، برقع آپ نے اوڑھا کم اوڑھا، یہ سب اس سے دور ہو سکے، یا ایک کچھ اویئرنیس ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کیا کامن گراؤنڈز ہو سکتے ہیں؟
अंबर, इस बात पे बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं जो दरवाज़ा मुकम्मल बंद करके बात करूँगी ना, वो दीन का है, ठीक है? दीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद वाक़ई ही औरत को दूसरा दर्जा ही देता है, जैसा वसीम साहब ने कहा, ठीक है? अब बात ये है, मैं ये पूछती हूँ कि अगर औरतें जो हैं, सिर्फ़ इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या किसी दीन में सिर्फ़ एक पर्दे का हुक्म नहीं है, ठीक है? आप औरत को ज़बरदस्ती पर्दा करवाते और उसके किरदार की जजमेंट उस पर्दा करने या ना करने पे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दीन तो रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, चर्च जाना भी है, हदिया देना भी है, बपतिस्मा लेना भी है, होली कम्युनियन भी है, और बाकी दीनों का मुझे नहीं पता, उनके भी हर दीन का एक हिस्सा रिचुअल्स पे मबनी है, ठीक है? जिनका मकसद सिर्फ फर्माबरदारी सिखाना है, जिनका और कोई मकसद नहीं था, ना उस पानी में कुछ था जिसमें डिप देने से किसी का बैप्टिज्म हो गया, ना उस पत्थर को चूमने से कुछ होना था, सिर्फ शायद वो ताबेदारी सिखाती थी, ठीक है? बाकी सारा का सारा दीन इखलाक पे था। आपने उस इखलाक की परवाह नहीं की, आपने औरत को ये इख्तियार नहीं दिया कि आप उसको बुर्का पहनवा रहे हैं तो वो भी जबरदस्ती आपको रोजा रखवाए, वो भी जबरदस्ती आपको चर्च लेके जाए, वो भी तो अहकामात है ना। आपने उसको तो पर्दा करवाया, उसको तो दीनदार बनाया, क्या वो भी आप पे उंगली उठा सकती है कि आपका किरदार अच्छा नहीं है क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोजा नहीं रखते? क्या आपका किरदार अच्छा नहीं है, आप चर्च नहीं जाते? आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपने फलाना फलाना मजहबी रिचुअल पूरा नहीं किया? उसको तो आपने ये इख्तियार दिया नहीं। तो बात ये है कि अगर मैं दीन को एक साइड पे कर देती हूँ तो मैं फितरत के इस कानून को बड़ी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि छुपाई हुई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा तंगी पैदा करती है। आप उसको जब एक्सपोज हुआ देखते हैं, आप पागल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, एक बंदे को प्यासा रखा जाए, उसको इतनी देर प्यास लगने दी जाए और फिर आप उसके आगे पानी रखें तो वो पीते हुए उसे छलकाएगा नहीं? वो इधर उधर गंद डाल के नहीं पिएगा? हो सकता है वो जानवर की तरह जुबान से चपड़ चपड़ करके पीने लग जाए। आप एक आदमी को भूखा रखेंगे और उसके आगे खाना रख देंगे अचानक से, तो वो दोनों हाथों से ठूसेगा, अपना मुंह भी गंदा करेगा और खाना भी इधर उधर बखेरेगा। आप अगर एक औरत को छुपा के बंद करके रखेंगे तो जो उसे खोलेगा वो फिर उसको तहजीब के दायरे में नहीं खोलेगा, वो फिर उसको एक्सपोज हुए देखेगा तो वो पागल कुत्ते वाली हरकतें करेगा, जो ये करते भी हैं। जो जिन जगहों पे आप औरत को छुपा छुपा के रखते हैं, आप वहां पे जराइम की इकसाम जो औरतों पे किए जाते हैं उनको देखें। आपको आपको क्या लगता है कि यूरोप में बगैर किसी के मर्जी के जो लड़की एक्सपोज हो रही होती है उसको कोई हाथ लगा सकता है? देख भी नहीं सकता, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। और कोई देखता क्यों नहीं है? आप एक बच्चे को शदीद सर्दी की आदत कैसे डालते हैं? वो तो जब माँ की कोख से निकला तो उसको सर्दी की आदत नहीं थी, उसकी पहली सर्दियां मुश्किल गुजरती हैं, दूसरी सर्दियों में उसको सर्दी की आदत पड़ती है, तीसरे में और सर्दी की आदत पड़ती है, फिर उसकी स्कूलिंग शुरू होती है तो वो सुबह सुबह ठंड में स्कूल जाता है तो उसकी सर्दी के लिए टॉलरेंस बनती है। आपके सारे असूल जो साइंस के, साइकोलॉजी के, बिहेवियरल साइंसेस के हैं, ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है, उसके हर तरह से अगेंस्ट है कि आप एक चीज को छुपा के रखें। और फिर आप वो, अब आप उस चीज को छुपाने का आपके पास एक ही वजह है, दीन। और दीन को अगर जो नहीं मान रहा वो फिर कहाँ जाएगा? दीन के सारे अहकामात तो मर्द भी नहीं मान रहे। अगर औरत दीन का ये हुक्म मानना नहीं चाहती कि पर्दा मेरा मसला है और मेरी मर्जी है कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो बेपर्दा हो जाए और ऐसे मुल्क में बेपर्दा हो जाए जहां किसी ने औरत को उस टेंट के बगैर नहीं देखा, तो वो फिर नॉर्मल बिहेव नहीं करते, फिर वो इतने इतने गंदे क्राइम्स करते हैं, इतने इतने गंदी हरकतें कर जाते हैं कि वो आपकी औरत को जो है वो चलती हुई मोटरवे के ऊपर रेप कर देते हैं, बच्चियों को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। इतनी सारी गंदगी आपके मदरसों में शुरू हो गई क्योंकि आपको पता है कि मुझे औरत देखनी भी नसीब नहीं होनी। मतलब इस सारे के अंदर से निकल क्या रहा है? हाँ, अगर आपने दीन को बीच में लाना है, दीन के हिसाब से चलना है, तो फिर आप सारे के सारे इख्तियारात उस औरत को भी दे देना, वो भी आप पे जजमेंट करे। बिल्कुल, और मुझे आपके इस वो भी आपको सवाल कहे कि वो भी आपको कहे कि आप नामहरम औरत के साथ बात नहीं कर सकते, आप नामहरम औरत के साथ तस्वीर नहीं उतरवा सकते, आप नामहरम औरत के साथ काम नहीं कर सकते। आपको, आपके मर्दों को भी नामहरम औरतों से बहुत ज्यादा एतराज परहेज करने का कहा गया है।
तो वो आपके सबसे मर्द पहले नामहरम औरतों से तो कोई परहेज नहीं कर रहे। बिल्कुल, हुक्म तो सबसे पहले मर्दों को ही आया था निगाह रखने नीचे रखने के लिए, औरतों को के पर्दे के हुक्म से पहले। और आपकी इस बात जी से जी मुझे जी वो जी। ज़ाकिर नाइक से पूछा गया सवाल याद आ गया, जो एक लड़की ने पूछा था पीडोफिलिया को लेकर, और उन्होंने उसपे ही उल्टा उनको सवालों में फँसाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की हिम्मत नहीं हारी और अपने सवाल पे वो पूरी तरह से पूरी खड़ी रही, साबित रही अपने सवाल पे। वो वसीम साहब उनके कुछ ऐड ख्याल में तो करना सारे सवाल ही कुफराना सवालात थे जो उनसे किए गए। कुछ ऐड करना चाहते हैं वसीम साहब? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं ये जी। जो हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो हिपोक्रेसी है और जो डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं, औरतों के हवाले से वो कुछ और हैं, मर्दों के हवाले से कुछ और हैं, और हमें ये सारा कुछ बहुत वाज़ेह तौर पे इस सोसाइटी में नज़र आता है कि औरतों के लिए हम बिल्कुल एक टायरेंट बन जाते हैं और उनको हम वो हकूक़ नहीं देना चाहते जो हकूक़ हम एन्जॉय करते हैं इस सोसाइटी में। तो मेरा ख़्याल ये है कि लेकिन मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी तब्दीली आ रही है, औरतें अब ख़ासी अ, खुल के सामने आ रही हैं और मर्दों की जो वो मोनोपोली थी और जो उनका कंट्रोल था, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और हुँ। ये सारा जो है, ये एजुकेशन की वजह से है, ये मीडिया की वजह से है, सोशल मीडिया का इसमें रोल है, सोशल एक्टिविस्ट्स रोल प्ले कर रहे हैं, और ये सारा कुछ जो है, ये औरतों की आज़ादी जो है, ये सारी इससे जुड़ी है। जी, अंबर। बिल्कुल, और इसके लिए जो ख़वातीन जो महिलाएँ हिम्मत दिखाते हैं, उनको कितना कुछ इसके लिए प्राइस पे करना होता है, जजमेंट्स और कौन-कौन से उनको टाइटल्स मिलते हैं, ये बेशर्म है, इनको तो ये करना है, फहाशी फैला रही हैं, औरतों को बिगाड़ रही हैं और पता नहीं क्या-क्या, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा है और वर्थ है, क्योंकि देश और दुनिया बदल रही है। ख़वातीन को उनके हुकूक मिल रहे हैं, तो कोई अगर इस तरह का खतरा भी आता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि जायज़ है और बनता है। वसीम साहब, दिलरवे साहिबा, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अहम और बहुत खूबसूरत डिस्कशन चर्चा रही आप दोनों के साथ। बुर्का और हिजाब की प्रैक्टिस को लेकर कहाँ से आखिर कैसे आया? बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप दोनों का। नमस्कार। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।